आदिवासियों को मिल जाए तो एक एक आदिवासी हजार हजार करोड़ रुपए का मालिक होगा। अगर वो बैंक में पैसा जमा कर देता है तो भी उसका ब्याज से सोना भी नहीं, मतलब सोना खाना चाहे तो भी वो खा सकता है। सोना तो कोई खाता नहीं है, मगर इतना पैसेदार आदिवासी बनाया जा सकता है। इतने बड़े अधिकार 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों को बहाल कर दिए गए। शासक वर्ग यानी अर्थात ब्राह्मणों को यह मालूम था और इस वजह से, ये मालूम होने की वजह से, यहाँ जो बड़े साइज में दिखाई देता था अभी वो, हाँ, ये जो बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार था, इसका बहुत गंभीर परिणाम आदिवासियों के हक में होने वाला है। ये जानकारी ब्राह्मणों को होने की वजह से उन्होंने आदिवासियों को पूना पैक्ट लागू कर दिया, क्योंकि संविधान सभा में 99.99% कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मण लोग चुनकर आए थे। उन्होंने संविधान सभा पर कब्जा किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, काश्मीरी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया था, उसे खत्म किया गांधी जी के द्वारा, आमरण अनशन करके खत्म किया, जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया और जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा किए गए, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख कर रखा है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल और स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, इन किताबों में ये लिख कर रखा। जिस जॉइंट इलेक्टोरेट ने शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा किए, वही पूना पैक्ट आदिवासियों को जॉइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से लागू किया गया। इसके पीछे मकसद यह था कि अनुसूचित जातियों की तरह अगर आदिवासियों में भी दलाल और भड़वे पैदा कर दिए गए तो ऐसे दलाल और भड़वे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची अपने इलाके में लागू करने के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। इसलिए पूना पैक्ट आदिवासियों पर थोपा गया, जबरदस्ती से थोपा गया। आदिवासियों को आज तक इस बात की जानकारी ही नहीं है। आदिवासी इलाके में आदिवासी अपने प्रतिनिधि अपने बलबूते पर चुनवाकर भेज सकते थे, और फिर भी उनको जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा गया और दलाल और भड़वे पैदा किए गए ताकि 5वीं और 6ठी अनुसूची को प्रभाव शून्य किया जा सके। यही वजह है कि आदिवासियों के एमएलए और एमपी चुनकर जाते हैं, मगर 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने के लिए वो किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं उठाते, क्योंकि वो कांग्रेस के द्वारा चुनकर जाते हैं, बीजेपी के द्वारा चुनकर जाते हैं। ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की है। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, वो पांचों की पांचों नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की, बीजेपी भी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्राह्मणों की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्राह्मणों की, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की ममता बनर्जी भी ब्राह्मणों की। ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। और ये जो ब्राह्मणों की पार्टियां है,
इन्होंने ये सारे कानून जो है प्रभाव शून्य करके रखे हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची के। इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा चाहते थे कि आजाद भारत में, आजाद होने के पहले हमें ये जॉइंट इलेक्टेड खत्म करके सेपरेट इलेक्टेड दिया जाए। और अंग्रेजों ने इस तरह की बात को स्वीकार भी किया था। लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर जनरल थे 46 में, बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत वो मान भी गए थे। मगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने जो अंग्रेज इस बात को स्वीकार कर लिया था जॉइंट इलेक्टेड खत्म करने का और सेपरेट इलेक्टेड देने का, उसे आजाद भारत में भी खत्म करने के लिए गांधी और नेहरू ने भारत का विभाजन करवाया और अंग्रेजों की बात को स्वीकार किया। जब अंग्रेजों की बात को स्वीकार किया तो अंग्रेजों के साथ इस मुद्दे पर गांधी और नेहरू ने समझौता किया। तो भारत का विभाजन हमारे अधिकारों का बलि देकर और आजाद भारत में एससी और एसटी के लोगों को गुलाम बनाने की बात को ये गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों को शर्त रखा कि हम भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना स्वीकार करते हैं, मगर हमारी शर्त है आजाद भारत में एससी और एसटी को सेपरेट इलेक्टेड ना दिया जाए। और अगर दिए गए होते तो सेपरेट इलेक्टेड अगर दिया गया होता तो आजाद भारत में जो स्वायत्त शासन है और मालिकाना हक है ये पूरी तरह से आजाद भारत में लागू हो गया होता। क्योंकि आजाद भारत में 131 मेंबर पार्लियामेंट आज एससी एसटी के चुनकर जाते हैं और सेंट्रल में एससी एसटी के समर्थन के बगैर किसी की भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं बना सकते थे। और अगर हमारे समर्थन से ही सरकार बनती तो हम लोग अपने हक और अधिकार अपने इलाके में लागू करवाने में कामयाब हो गए होते। ये बात हमें जानना और समझना होगा। और इसलिए एससी और एसटी के लोगों को जो हर 10 साल बाद जॉइंट इलेक्टेड थोपा जाता है उसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए और सेपरेट इलेक्टेड दोबारा लागू करने के लिए हमें आंदोलन करना होगा। इस दिशा में हमें आगे कुछ करनी होगी, तब हमारे हक और अधिकारों का 5वीं और 6ठी अनुसूची की रक्षा हो सकती है। जहां तक हमारे हक और अधिकार 9वीं अनुसूची में डालने का मामला है, इससे हमारे दूसरे बहुत सारे संवैधानिक अधिकार, आरक्षण समेत हमारे संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिलवाकर प्रभाव शून्य किए गए। अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो ये प्रभाव शून्यता खत्म की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 9th शेड्यूल का मामला महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मगर इसके लिए बड़ा सवाल है कि आखिर 9th शेड्यूल में डालने का काम करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम आखिर करेगा कौन? क्योंकि हमारे लोग तो दलाल और भड़वे बना दिए गए हैं, वो ऐसा कर नहीं सकते, ब्राह्मणों की पार्टी करने वाली नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए हैं, परिस्थिति में फंसे हुए हैं। इसे समझना होगा, इस परिस्थिति से निकालने का रास्ता तय करना होगा। अभी उन लोगों ने सीएए के नाम पर, एनपीआर के नाम पर, एनआरआईसी के नाम पर हमें आपस में ही उलझाने का और हमारे लोग आसाम में इसी तरह से, वहां हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने कहा बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को भगाना है,
तो SC ST OBC के लोगों ने ब्राह्मणों को साथ सहयोग दिया, नहीं देना चाहिए था, दिया। तो जब बाद में आसाम में मैं गया, मैंने उनको पूछा कि इस आंदोलन में आपने साथ दिया था क्या? हाँ, साथ दिया था। तो मैंने पूछा अब तो आपका ही नंबर लग गया है डिटेंशन कैंप में, अब आपको पता चला? कहा कि हाँ, अब हमको पता चला कि हमारा इस आंदोलन में ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया। 19,48,000 लोगों में 14,48,000 राउंड अबाउट 15 लाख हमारे लोगों को और 4 या 5 लाख मुसलमानों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित किया। मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के लोग हैं। SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, तीनों लोगों को किया। वैसे तो ये लोग ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहते हैं, मगर हम लोगों को भी डिटेंशन कैंप में डालने के लिए उन्होंने इस कानून से हमको निकाल दिया। अभी प्रचार कर रहे हैं कि किसी को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, केवल जानकारी देनी होगी। ये गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि जब आपको जानकारी मांगी जाएगी, आपको पूछा जाएगा आपके दादा का जन्म कब हुआ, तो पोता दादी को पूछेगा दादी मेरे बाप का जन्म कब हुआ, तो वो बोलेगी बरसात का समय चल रहा था, पूर्णिमा का दिन था, अमावस्या का दिन था, दिवाली का दिन था, दशहरे का दिन था। और अगर उसको पूछा जाए कि ये दशहरा कौन से तारीख को आया था दादी, दिवाली कौन से तारीख को आई थी, ये बरसात कौन से तारीख को आई थी, कहा ये तो पता नहीं बेटा। ये जानकारी वो लिख कर लेके जाएंगे तहसील ऑफिस में, और इसके आधार पर आपके घर में नोटिस आ जाएगी। और जब नोटिस आएगी तो आपको पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट दो। जब आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे तो आपको नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। अब हमारे समाज में 2 लोग तैयार हो जाएंगे, एक नागरिकता के अधिकार से वंचित लोग और नागरिकता के अधिकार से संपन्न लोग। अब हमारे ही बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जाएगा कि आपको तो अधिकार वंचित कर दिया गया है, आप भारत के लोग हैं नहीं हो, तो हमारे लोग, ये हमें डिवाइड करने का या हमारी संख्या का जो राजनीति में प्रभाव है उसको पूरी तरह से खत्म करने का और आपस में ही लड़ाई झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है। 2006 में जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2006 में पहला डिटेंशन कैंप लागू किया। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारा काम बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये सारा काम अकेले बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। 2006 में तो कांग्रेस ने डिटेंशन कैंप लागू किया जून में। इसे समझने की और जानने की जरूरत है। इसलिए समस्याएं, हमारी पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी, उसका समाधान संविधान में करने का प्रयास किया गया, मगर गांधी और नेहरू ने हमारे लोगों के प्रतिनिधित्व को दलालों और भड़वों में परिवर्तित करने के बाद उसे अमल करने का काम कौन करेगा? ब्राह्मण तो करने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको अमल में नहीं लाया, इसलिए हमें उसका फायदा नहीं हुआ। संविधान हमारे समर्थन में है, मगर अमल करेंगे तब समर्थन में है। अमल कौन करेगा? करवाने वाली ताकत तो हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट से मिल रही थी, उसे खत्म कर दिया गया। अब ऐसे परिस्थिति में आने वाले समय में हमें क्या करना होगा? क्योंकि सारे देश भर में अब बहुत ज्यादा हुआ तो 8.5 या 9% आदिवासी लोग हैं, और आइसोलेशन में अगर आदिवासी लड़ाई लड़ते हैं तो उनकी पिटाई होगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की भी आइसोलेशन में लड़ने से पिटाई हो रही है, नॉमिनेटेड ट्राइब की भी पिटाई हो रही है, एमबीसी की भी पिटाई हो रही है, ओबीसी की भी पिटाई हो रही है। ओबीसी की गिनती तक नहीं कर रहे हैं, जानवरों की गिनती कर रहे हैं, मगर उनकी नहीं कर रहे हैं।
अब ओबीसी में बहुत ज्यादा लोग किसान हैं, अब ये उनको ये जमीन को छीनने का कार्यक्रम शुरू हो गया है और ये जमीन छीन कर उद्योगपतियों को दी जाने वाली है। तो सभी लोगों ने अलग अलग मिलकर अलग अलग लड़ाई लड़ी और इस वजह से ये सारे के सारे लोग संकट में फंसे हुए हैं। तो इस संकट का समाधान ये है कि आदिवासी अकेले लड़ेगा तो पिटाई होगा, एससी अगर लड़ेगा, आदिवासियों की पिटाई कैसे होगी? राजस्थान का उदाहरण ले लो। आदिवासियों ने राजस्थान में अकेले आंदोलन किया, 2 आदिवासी मारे गए, आंदोलन खत्म हो गया, क्रश कर दिया गया। और 1-2 जिले में इस आंदोलन को दबा दिया गया पुलिस फोर्स और सरकार के द्वारा। जिस सरकार ने इसे दबा दिया, उसी सरकार को वहां के 2 स्वतंत्र रूप से चुनकर आए हुए आदिवासी एमएलए लोगों ने उनका समर्थन किया। उसी सरकार ने उसको, उस आंदोलन को क्रश कर दिया। 2 आदमी भी हमारे आदिवासियों को मार दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आइसोलेशन में करने का परिणाम है, अलग से करने का परिणाम है। अगर सारे लोग मिलकर करते तो फिर सरकार को डर होता कि ये सारे लोग मिलकर सारे देश भर में, क्योंकि ये तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इनकी तो सारी 550 जिलों में शाखाएं हैं और 4 साल में 650 जिले में पहुंच जाएगी। तो ये तो सारे देश भर का आंदोलन हो जाएगा। और अगर ये सारे देश भर का आंदोलन हो गया तो फिर तो इनको दबाना मुश्किल हो जाएगा। तो आदिवासियों को आइसोलेशन में लड़ने का काम बंद कर देना चाहिए, या नहीं तो आने वाले समय में जनहानि। अभी तो 2 ही आदिवासी मारे और कई संख्याओं में आदिवासियों को मारा जा सकता है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर अपना झंडा डंडा एजेंडा बरकरार रखते हुए अपनी समस्याओं को अपना संगठन बनाकर रखो, अपनी समस्याओं को बनाकर रखो, अपनी पहचान बनाकर रखो और अपने अधिकार की पहचान बनाकर रखो, अपने अधिकारों की आइडेंटिटी बनाकर रखो और उसके आधार पर एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करो। और अगर ऐसा होता है तो 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगी, आदिवासी इलाके में 6ठी अनुसूची लागू हो जाएगी। आदिवासी एससी और ओबीसी और माइनॉरिटी की मदद से देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। एमएलए एमपी तो आसान बात है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अगर 131 एमपी अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग चुनकर आते हैं तो दिल्ली में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, हमारे सपोर्ट के बगैर सरकार ही नहीं बनेगी। जब हमारे सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से फिर हम लोग शर्तों के आधार पर उस सरकार का समर्थन कर सकते हैं और शर्त लगा सकते हैं कि हमारे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनका प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये सब किया जा सकता है। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा और मिलजुल कर करना होगा। अलग अलग करेंगे, अलग अलग पिटाई होगी, अलग अलग खत्म किया जाएगा। और ऐसा हो रहा है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, सारे देश भर में ऐसा हो रहा है। इसलिए ये जितनी भी समस्याएं, अनुसूची की समस्या है, 9वीं अनुसूची में डालने की बात है, डिटेंशन कैंप में हमारे लोगों को डालने का संकट है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का संकट है, तो हमारी आदिवासियों के धार्मिक मान्यता का मामला है, जबरदस्ती ब्राह्मण धर्म के गुलाम बनाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। ये सारी बातों को हमको समझना होगा, जानना होगा और इसके आधार पर मिलजुल कर बड़ा आंदोलन करना होगा। इसके बगैर हम लोग अपनी मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आदिवासी लोग अपने आप को तैयार करेंगे, अपने समाज को तैयार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।